फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सीटेट और जेटेट के जितने भी प्रॉब्लम है इसमें तुरंत सॉल्व करने को मिलेगा। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट का पेपर जो 2019 दिसंबर में हुआ था, उसका पेपर 1 में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन को आज मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के विधि से आज सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए देखते रहिए, वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, ये तो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ही है, लेकिन ये मैथमेटिक है। जो औसत निकालने के लिए क्या गया है, तो औसत बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो इसका जो आपका निकाल लीजिएगा, इसका सही आंसर आपका होगा 53। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? ऑप्शन 1 में सुनीता विलियम्स, ऑप्शन 2 में है बछेंद्री पाल, और ऑप्शन 3 में है सूर्यमणि, और ऑप्शन 4 में है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, क्योंकि सुनीता विलियम्स भी आपका जो है स्पेस से रिलेटेड, बछेंद्री पाल भी आपका जो पहाड़ चढ़ने वाली बर्फ़ में, और सूर्यमणि तो पता नहीं, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी पता है कि ये जो है वेट लिफ्टर है। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जोड़ों का है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब इसमें से कौन है? चुकंदर, आलू। आलू हम लोग जानते हैं कि वो तना का भाग है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 गाजर, हल्दी और अदरक। तो आपको पता है अदरक भी शायद तने के ही अंदर आता है। गाजर, हल्दी और अदरक, तो ये भी होगा नहीं। शकंदरी, मूली और हल्दी, फिर भी यहाँ हल्दी है, ये भी होगा नहीं। गाजर, चुकंदर और मूली, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64, रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट ओक इज ए ट्री व्हिच इज फाउंड इन ऑप्शन 1 अबू धाबी, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और ऑप्शन 4 द डेजर्ट ऑफ यूएई। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 65, निपेथिन्स वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन 1 में दिया, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये तो सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। हाँ, क्योंकि ये कीड़ा खाता है। चलिए ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। देखिए यहाँ नेगेटिव, कर सकता नहीं, ये करता है, इसलिए होगा ही नहीं। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मुँह का आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसके बारे तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ए और बी। तो जिस ऑप्शन में ए और बी होगा वही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सबको पता है कि वो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 67, उच्च जड़, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है? तो उसका वह मलेरिया है। यह क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको भी आप कॉपी से सॉल्व कर सकते। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका आपका सही आंसर होगा अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2। 69, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो तमिलनाडु, तो ये जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत माइंड में मतलब इंडिया का मैप आपको सेट कर लेना है। तो देखना कि तमिलनाडु के जो नज़दीक है वो आपका होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा, देखिए उड़ीसा आपका झारखंड से सटा हुआ है, जो तमिलनाडु कहाँ है और उड़ीसा कहाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
देखिए यहाँ पे दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है, लेकिन केरल आपका हो जाएगा शायद नीचे तरफ, तो ये भी होगा नहीं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ भी होगा नहीं, ये तो झारखंड से सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 71, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 में दिया है विशेष प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ाना, ये तो हो सकता है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, यह भी तो हो सकता है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने या समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, यह भी हो सकता है। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक, देखिए संख्यात्मक, आपको पर्यावरण में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये नहीं होगा। प्राथमिक पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे संख्यात्मक कौशलों का विकास नहीं करना है। आपको जो है पर्यावरण से रिलेटेड उसके रियल लाइफ जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी को बताना है। 72, पर्यावरण अध्ययन में कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। चलिए ये भी ठीक है। पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों, चलिए ये भी सही है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों, ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों, ये भी सही है। तो देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है वही आंसर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लिखा हुआ, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है और जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव थिंकिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सटीक आंसर करना है आपको एग्जाम हॉल में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? चलिए पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक विषय जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अच्छा ठीक है। ऑप्शन 2 में 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है। 2, 3 और 4 कक्षाओं के लिए, यानी 2, 3, 4, 1 भी नहीं 5 भी नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है, सामाजिक और ये भी गलत है। वो पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 और 5, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, 1 और 5 तक पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन तो आपको आगे भी पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक कि 10 तक पढ़ाया जाता है, तो ये भी होगा नहीं। यानी कि इसका सही आंसर होगा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। यानी कि ऑप्शन आपको बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से आपको सटीक आंसर देना है, इसलिए मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के विधि से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। 74, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। देखिए जिस ऑप्शन में सब तो आपका पॉजिटिव आ रहा, लेकिन जहाँ पे चाइल्ड सेंटर रहेगा वही ऑप्शन मतलब 90% सही होने का होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये तो लगभग नहीं के बराबर है। परिवार और मित्र पर्यावरण से है, भोजन भी है, जानवर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सटीक हो रहा उपकरण क्या, तो उपकरण आपका एक जानवर ही जो पर्यावरण में रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। 76, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, यानी कि सबसे वांछनीय गतिविधि क्या है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना,
यानी कि देखिए ये ऑप्शन 1 तो आपका सही है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना है। ओनली महत्वपूर्ण सूचनाओं को नहीं, उससे रिलेटेड कुछ भी है तो आपको बच्चों को देना है, तो ये तो होगा नहीं। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय वजन, 6 प्रकरण और भी हो सकता है। केवल पाठ्य पुस्तक, देखिए जहाँ पे केवल है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पे केवल लगा रहता है वो ऑप्शन कभी नहीं होता है, तो ये होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान की रचना में चलिए पर्यावरण अध्ययन में क्या महत्व पड़ते हैं ऑप्शन को, बच्चों द्वारा सक्रिय भाग लेना। चलिए ठीक है, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, यानी कि बच्चे व्याख्या और परिभाषा नहीं कर सकता, बच्चे भाग ले सकता है, उस समुदाय के सदस्य बन सकता है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकें बन सकता है, लेकिन वो व्याख्या और परिभाषा को नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ए बी सी होगा, ए बी ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 78, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणा को प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणा ये तो आपका पर्यावरण से अवधारणाओं की व्याख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। जिस ऑप्शन में ए और बी है वही होगा ऑप्शन नंबर 2। 79, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। बच्चों में सृजनात्मक विकास करना, ठीक है, ये तो हो सकता है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी हो सकता है। बच्चों में सौंदर्यात्मक संवेदना का विकास, यानी कि ये तीनों हो सकता है, क्योंकि बच्चों को पर्यावरण में से उसको प्रेरित करना, अवलोकन और चित्र कैसे बनाया जाता है पर्यावरण से रिलेटेड, तो इसमें से सभी ऑप्शन होगा। तो जिसमें सब है वही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? यानी शिल्पकला और चित्रकला को समूह में ही क्यों बल करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। हाँ, आप समूह में सीखते हैं तो कोई सहपाठी अगर आप नहीं सीख रहे तो उससे आप सीख सकते हैं या वो सिखा सकता है या सिखा सकते हैं, तो ये सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को, हाँ, समूह में आप सीखते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया आपको बेहतर होता है, ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसा बात नहीं, अगर आप समूह में शिल्पकला और चित्रकला सीखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समय पर उस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेंगे, आप बाद में भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो चलिए बी और सी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या हो सकता है? परिवार के सदस्य हो सकता है, समुदाय के सदस्य हो सकता है, हाँ, समाचार पत्र भी हो सकता है, कक्षा भी हो सकता है, यानी ए बी सी, जिसमें ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित सीखने के कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए ऑप्शन तो 1 होगा नहीं, और अमूर्त से मूर्त ये आपका कोलबर्ग जो सिद्धांत दिया उसमें सीखा जाता है। बच्चों के पीरियड जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें किस तरह विकास होता है उसमें बताया गया, ये तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन, यानी पर्यावरण में जब कोई बच्चा सीखता है तो रचनात्मक आकलन का साधन क्या नहीं हो सकता है? साधन क्या नहीं हो सकता? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, आप उसको उपलब्धि परीक्षण मतलब उसको आप कुछ एनुअल अचीवमेंट टेस्ट नहीं हो सकता है। एक रचना क्यों, पोर्टफोलियो हो सकता है, क्रम निर्धारण मापनी हो सकता है, वर्णन अभिलेख सकता है, लेकिन उसको आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं।
उपलब्धि परीक्षण, यानी उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चा जो है आपका, जैसे क्लास में पर्यावरण अध्ययन सीखने के बाद जब उससे टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट लेने के बाद कुछ उपलब्धि हासिल किया, जैसे कोई कुछ भी उपलब्धि हासिल किया, अचीवमेंट, तो उसको आप तो उससे आपको मतलब रेटिंग नहीं करना है उस बच्चे को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, बच्चों के उत्तरों सही या गलत में आंकना? नहीं, इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि बच्चों के उत्तरों को आपको सही एवं गलत में आंकना नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों की क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि जिस ऑप्शन में सभी पॉजिटिव थिंकिंग मतलब घुसा दिया जाता है वही ऑप्शन 100% सही होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो दूसरों से भिन्न है आपका मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। तो भिन्न क्या हो सकता है? मछली भी पानी में, घड़ियाल भी, कछुआ भी, तो कौवा। चलिए इसको मिलाना है। इस टाइप का क्वेश्चन को अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश में जाके भी देखना चाहिए। कॉलम 1 में दिया है 87 क्वेश्चन नंबर। ए में हांगकांग है, बी में केरल है, सी में कश्मीर है और डी में गोवा है। इधर दिया 1 2 3 4 5। किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। हम लोग जानते हैं कि नारियल ज़्यादातर गोवा होता है, तो डी आपका हो जाएगा 3rd। तो चलिए डी 3rd देखते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2 में डायरेक्ट डी 3rd दिया है और किसी में डी में 3rd नहीं है, तो आपको तुरंत उसी को सही कर देना और कुछ मिलाना ही नहीं है। देखिए अपने आप से ए का 5 हांगकांग, ए का 5 पकाया सांप मिल गया। उसके बाद बी देखिए, बी का 1 यानी कि केरल का 1 किसी उपला टोपियों का, ये भी हो गया। और सी का 2 कश्मीर सरसों के तेल से। यानी कि आपको तुरंत कोई भी ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन आपको जानते हैं, जैसे मैंने जाना कि गोवा जो है नारियल से तेल है, तो तुरंत आपको डी का 3rd देखना। आप डी का 3rd देखिए, डी में ओनली एक ऑप्शन जो डी का 3rd दिया, उसमें 4 है, इसमें 1 है 1, तो तुरंत आपको ऑप्शन 2 और मतलब आपको मिलाना ही नहीं है। इसमें आपका टाइम बहुत बचत होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 और आगे बढ़ जाना है। 88 नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका सही आंसर उल्लू। 89 घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है? राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर है जिनके छतें कटीली जड़ी, हाँ जानते हैं कटीली जड़ी होते हैं। मनाली बांसों के घर, ये तो पता नहीं है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत सामान और जानवरों को रखते हैं, यानी ये सी ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। चलिए ये सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खाता है। 200 केजी उनके लिए कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा वो खाएगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना, एक बड़ा हाथी बोल रहा है, छोटी हाथी बोलने से भी चलता, लेकिन बड़ा हाथी तो 200 केजी इसके लिए कुछ नहीं है पूरे दिन में। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना, ठीक है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी, हाँ किसी हाथी के जो झुंड में बुजुर्ग हाथी जो फैसला लेता है कि क्या करना है, आगे पीछे जो भी है, ये भी सही है। तो ए, सी और डी, जिस ऑप्शन में ए सी डी होगा वही आंसर होगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3rd। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सीटेट और जेटेट से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।